नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट का पेपर 7 और 8 फरवरी 2026 को होगा। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट सिलेबस के हर चैप्टर से पूछे गए सारे पीवाईक्यू आप लोगों को सीरियल से कराऊंगा। मुझे पता है आपके पास ना के बराबर टाइम है, तो भी मैं आपको अंतिम वीडियो में अंतिम टाइप के ऐसे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में 7 तारीख को अर्थात कल और 8 तारीख को आपको देखने को दोनों दिनों में मिल जाएंगे। और यह वीडियो एक सुपर फास्ट वीडियो रहेगी। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। शीघ्र से शीघ्र जितना हो सकेगा उतने सारे क्वेश्चन आपको कम टाइम में यहाँ पर सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी पूरा का पूरा निचोड़ आपको करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? राइट आंसर हो जाएगा, पत्रिकाओं ने 19वीं शताब्दी के दौरान बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाजों, व्यवहारों को, वाद विवादों को सुगम बनाने का काम किया है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ अर्थात केंद्र है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास में है, वहाँ पर आपकी कपास की खेती की जाती है अहमदाबाद के क्षेत्र में, इसीलिए वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है आपका सी विकल्प राइट आंसर। अगला यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदी, हवन कुंड। राइट आंसर हो जाएगा सजावटी द्वार, जो कि 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का एक हिस्सा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में है। तो इन जो कीरा मुखिया है ना, क्या है दोस्तों, कीरा मुखियाओं का नाम है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के इलाकों में अपना शासन किया था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो राइट आंसर उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश का छत्तीसगढ़ के पास नहीं हो पाएगा, ना ही पंजाब हरियाणा, ना ही झारखंड, तो उसके नज़दीक आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश आप लोग इसको कह सकते हो। 12वीं शताब्दी की यहाँ पर बात की जा रही है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोलते हैं, पेपर में कई बार आया है। तो यह जो संघर्ष दोस्तों था, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार तीनों वंशों पर यह था। इसको कन्नौज का संघर्ष यहाँ पर लिख लो। कन्नौज पर अधिपात करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया था। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार ये 3 वंश आपस में लड़ते रहे कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। उसके बाद अगला आपके सामने है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर सही वाला बताना है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली। ये लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, 8 मान्य रूप हैं। यही वाला करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, एम्फोरा एक है। एम्फोरा क्या है? इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। तो एम्फोरा एक सरकंडा टाइप का है, एक बर्तन, एक जार कह लो, जिसके दोनों तरफ हत्थों पर एक लकड़ी का लगा है, एक हत्था, ठीक। तो ये करेक्ट आपका सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। और यह वाला क्वेश्चन आपके मिलान से भी पूछा जाता है कि एम्फोरा क्या है, इरेटाइन पत्थर क्या है, तो वो भी आप लोग अभी आगे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाने लगे थे? काला जादू, काला तावीज़, काला पत्थर, काला सोना। राइट आंसर हो जाएगा काला सोना। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत अधिक मांग होने के कारण वहाँ के लोग इसको काला सोना के नाम से पुकारने लगे थे। अगला देखो यहाँ पर कहता है, रहेट चरखे आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस युग में हुआ? मध्यकाल में हुआ था, ठीक। तो रहेट का मतलब होता है सिंचाई करने का एक प्राचीन तरीका, चरखा, आग्नेयास्त्र। उसके बाद अगला आपके सामने है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? मणिग्राम और नानदेशी, ठीक।
तो यह आपके दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। करेक्ट आपका हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरमेरु अभिलेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? अब ये वाला जो मेरे मित्र क्वेश्चन है, अब एग्जामिनर का ये तो फेवरेट है, ये तो मैं यहाँ पर फेवरेट लिख दूंगा। ये फेवरेट है, वो पेपर में आ सकता है क्योंकि 7 को पेपर है और आपका 8 को पेपर है। एक दिन तो आपको पूछने को मतलब कि पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, वो भी नहीं जोड़ेगा या कथन कार्ड के रूप में पूछेगा। तो सारा मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। देखो, जो तमिलनाडु के चोल वंश में जो आपके शिलालेख प्राप्त हुए हैं उत्तरमेरूर से, तो उसमें कुछ सभा के सदस्य बनने की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। 35 से 70 वर्ष के जो आयु के लोग हैं वो सभा के सदस्य बन सकते हैं, पहली बात करेक्ट। वेदों का ज्ञान रखने वाले बनेंगे, करेक्ट। जिनके पास अपने घर है वो बनेंगे। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया, जिनके पास अपना हिसाब किताब है वे बनेंगे। यहाँ पर लिखा है नहीं, इसलिए आपका डी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा और नहीं वाला ही आपको बताना है। तो इसलिए डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब उत्तरमेरु यहाँ से तमाम क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं ताकि मैं आपका 1 नंबर पक्का कर सकूं जाते जाते पेपर के दौरान। चलिए मैं बताता हूं इससे जुड़े क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से पूछे गए, एक नज़र में आपको कराता हूं। चोल साम्राज्य से पेपर में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। उर किसे बोलते थे? किसानों की बस्तियों को चोल साम्राज्य में उर बोलते थे। नाडु क्या था? गांव के समूह को नाडु बोलते थे। नगरम किसको बोलते थे? व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। जिस पॉइंट की मैं बात आपसे करना चाहता था वह पॉइंट है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तरमेरूर अभिलेख में क्या है? सभा की सदस्यताओं के लिए 2 से 3 बातें आपको जान लेनी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से राजस्व वसूला जाता हो, पहला पॉइंट। भूमि का राजस्व वसूला जाता हो वहाँ का स्वामी होना चाहिए। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। 35-70 याद कैसे करोगे? 35 का दुगना 70 होता है, 70 का आधा 35 होता है, अर्थात 35 से 70 उनकी उम्र होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। हिसाब किताब भी रखा होना चाहिए। ठीक, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या बोला जाता था? नगरम इनको बोला जाता था। उसके बाद क्वेश्चन 2014 में आया है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में उत्तरमेरूर शिलालेख के अनुसार सभा का सदस्य नहीं बन सकता है। तो कौन नहीं बन सकता है? वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे नहीं बन सकते हैं। जिनके पास घर हो, वेदों का ज्ञान हो, 35 से 70 आयु हो तो वो सभा के सदस्य बन सकते थे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का पेपर में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन अगले वर्ष आपके 2015 में पूछा एग्जामिनर ने, चोल साम्राज्य के सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? यहाँ पर भी नहीं करके पूछा। अब इसने क्या खेल खेल लिया कि अब इसने उम्र कर दी 25 से 35, इसलिए आपका ये गलत हो गया, जबकि 35 से 70 मैंने अभी आपको बताई है। ठीक, तो ये खेल करता है, थोड़ा चेंज करेगा क्वेश्चन पेपर में वही आपका रिपीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, बी सही नहीं है क्योंकि 35 से 70 उम्र होनी चाहिए। उसके बाद दिसंबर 2024 का पेपर जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसने उस वाले पेपर में भी क्वेश्चन 2 शिफ्टों में पूछा गया था। उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? फिर क्वेश्चन इसने कैसे पूछा? कथन करके पूछ दिया, फिर यहाँ पर विकल्प दे दिए। ये 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपके एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, ये तो करेक्ट आपका हो जाएगा। उनकी उम्र 25 से 70 नहीं 35 से 70 होनी चाहिए। ऐसे पेपर में आप करोगे तो आपका बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब जिन जिन विकल्पों में आपको बी दिखे उसको इस प्रकार से आपको काटना पड़ेगा। ठीक, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। ACD अर्थात 4th विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया उत्तरमेरूर शिलालेख सभा की सदस्यता वाला, ये पेपर में रिपीट होता है हमेशा क्वेश्चन। उसके बाद यह वाला भी पेपर में हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं।
ठीक है ना। ग्राम भोजक उत्तर भारत का था, यह एक बड़ा भूस्वामी होता है, करेक्ट। उसको पद परंपरागत या विरासत में मिलता था, करेक्ट हो जाएगा। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, ये बात गलत है। वो कभी टैक्स भी वसूलता था, न्याय का काम भी करता था, कभी कभी पुलिस भी बन जाता था। प्रायः उनके पास दास होते थे, वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, ये बात करेक्ट हो जाएगी। परंतु आपको सत्य नहीं वाली बतानी है, तो नहीं वाली बात आपकी सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगी। और यह भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, इसलिए 1 नंबर आपका यहाँ पर भी आपका पक्का कर देता हूँ, ताकि सारी चीज़ इसके बारे में समझ लो, क्योंकि पेपर हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बना है। यहाँ पर आप लोगों को ग्राम भोजक को समझ लेना बहुत उपयोगी है, क्योंकि 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। उसका यह पद आनुवांशिक था, अर्थात उसके पिता के बाद पुत्र का पद यह हो जाएगा। गांव का सबसे बड़ा यह भूस्वामी हुआ करता था। इसकी जमीन पर दास व मजदूर काम किया करते थे। राजा कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम ग्राम भोजक किया करता था। 4 से 5 लाइनें इसके बारे में इम्पोर्टेंट हैं, और दवा के क्वेश्चन यहाँ से पेपर में अब तक पूछा जा चुका है। उसके बाद इसी के साथ गृहपति को समझो। गृहपति क्या है? एक स्वतंत्र कृषक होता है। स्वतंत्र कृषक को गृहपति के नाम से जानते हैं। यहाँ से मिलान वाले भी क्वेश्चन दवा के आपसे पूछे गए हैं। मैं आपको बताने वाला था एम्फोरा क्या है। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा में शराब या तेल रखा जाता था। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। उसके बाद एरेटाइन क्या है? एरेटाइन मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन है। ठीक, एरेटाइन क्या है? लाल चमकदार बर्तन है, ठीक है ना। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पर मिलान करना। कभी कभी पेपर में आपको कंफ्यूजन करने के लिए मिलान में एक तरफ आपके 4 विकल्प देगा, एक तरफ 3 देगा, एक मतलब कि एक्स्ट्रा दे देगा, फिर आपसे कहेगा मिलान करो। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ना है और करना है। कैसे करोगे समझो। यहाँ पर उत्तर भारत के गाँव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करो। तो ग्राम भोजक को आपने समझ लिया है, क्या समझा? तो यह आपका भूस्वामी होता है, ये ग्राम प्रमुख होता है। एक आपका चौथा हो जाएगा। ठीक, पहली बात। गृहपति क्या? यह एक स्वतंत्र कृषक होता है। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। दास कर्मकार क्या है दोस्तों? तो ये दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। शिल्पकार क्या होता है? शिल्पकार जो किसी चीज को बनाता है, किसी चीज को बनाता या कारीगर होता है, उसको शिल्पकार बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। पहला, यहाँ पर मैंने उत्तर भी लिखा है सामने, तो पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट मैं आपको गिना रहा था या बता रहा था, वहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलान वाला मिलेगा आपको, वो सेम टू सेम यहीं से आपको मिल जाएगा। तो श्रेणी, श्रेणी क्या है भाई? श्रेणी दोस्तों शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी बोलते हैं। जस्ट आपको बताया गृहपति जो कि स्वतंत्र कृषक होता है। एरेटाइन क्या है दोस्तों? एरेटाइन आपका मैं बता चुका हूं आपको, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन को बोलते हैं। बेरीगाचा क्या है? एक भरूच। यहाँ पर क्वेश्चन को आपने समझ लिया। उसके बाद सेम टू सेम पेपर 2024 में यहाँ से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, सिर्फ थोड़ा घुमा दिया। गृहपति को मैंने आपको समझा दिया, जो कि स्वतंत्र कृषक होता है। श्रेणी किसको बोलेंगे? शिल्पकार या व्यापारियों के संघ को श्रेणी बोलेंगे। अरिकामेडु एक पतन का नाम है, अर्थात तटीय निवास। अधिमई क्या है दोस्तों? ये भूमिहीन मजदूर को अधिमई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4th विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा था ग्राम भोजक के बारे में। तो ग्राम भोजक के बारे में नहीं करके ज़्यादा पूछता है। तो उस बड़ा जमींदार है गांव का, पद वंशानुगत है, कर वसूलने का काम राजा सौंपा करता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं सौंपा जाता था, इसलिए आपका 3rd गलत है और गलत वाला ही आपको बताना है। तो तीसरा आपका सत्य नहीं है। उसके बाद पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन, ये पेपर में हर बार पूछा गया है, इसको छोड़ नहीं सकते हो आप लोग। ग्राम भोजक के लिए नहीं वाला बताओ भाई। तो चौथा सही नहीं है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, बल्कि ये काम करता था। राजा कर सौंपने के लिए भी काम सौंपता था। ये अपने पास दास मजदूरों को काम पर लगाए रखते थे खेतों पर। इनकी कई पीढ़ियों तक इनका शासन बना रहता था, कई पद इनके पीढ़ियों तक बने रहते थे। नहीं वाला बताना है, 4th आपका नहीं वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन मिलान वाला ले लो जो कि इंपॉर्टेंट है। बेललार बोलते हैं बड़े भूस्वामी को, क्या नहीं?
देखो स्वतंत्र कृषक कौन हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, गृहपति। गृहपति कौन हो जाएगा, स्वतंत्र कृषक हो जाएगा। अधिमयी किसे बोलते हैं, भूमिहीन मजदूर को। अधिमयी का मिलान भूमिहीन मजदूर के साथ हो जाएगा। उड़वार को बोलते हैं साधारण हलवाई, खेत को जोतने वाले। बड़े भूस्वामी किसको बोलेंगे, बेललार। दक्षिण भारत में बेललार को बड़े भूस्वामी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कितना सारा क्वेश्चन एक ही चैप्टर से हर बार हमेशा में पूछा गया है। तो एम्फोरा मैं आपको बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, लंबा दोहरे दोनों तरफ लगा एक लकड़ी का पात्र या हत्था लगा पात्र, एम्फोरा। इरेटियन क्या है दोस्तों, ये लाल चमकदार बर्तन हो जाएगा आपका इरेटियन, ठीक है ना। और डाई के प्रयोग से चिन्हों पर मुहर लगे मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन आपके क्या हो जाएंगे, उत्तरी काले चमकदार हो जाएंगे। डाई वाला आपका आहत सिक्के के साथ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है। और जितने भी मित्र पेपर से पहले अंतिम रिवीजन खुद से करना चाहते हो तो ये वाली पीडीएफ प्राप्त कर लेना, जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करके निर्मित की है, जिसके सामने आपके उत्तर लिखे रहेंगे। नोट्स भी आपको मिल जाएगा विथ क्वेश्चन पेपर, सभी वर्ष के सोल्व आपको मिलेंगे। और इसमें सबसे मुख्य फायदा आपको क्या मिलेगा, पेपर आपको पता है 7 को है और 8 को है। चाहे आप लोग पेपर 7 को देने जाओ चाहे 8 को देने जाओ, मुझे ये भी पता है आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आपके पास मात्र 2 घंटे का टाइम है, कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे के भीतर एसएसटी सोशल साइंस 60 नंबर को आप लोग बिल्कुल निचोड़ सकते हो। जैसे गन्ने से रस निचोड़ा जाता है, वैसे एसएसटी को मात्र 2 घंटे के भीतर आप लोग निचोड़ सकते हो। क्योंकि ये वाली मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन को फटाक से पढ़ना, फिर उसके सामने उत्तर को पढ़ लेना। आपका सीरियल से आपको मिलेगा एक ही चैप्टर से विभिन्न प्रकार के पूछे गए क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। और पेपर के दिन सारे क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस वाली पीडीएफ को प्राप्त कर लो फटाक से। और मैं आपको बता दूं, पीडीएफ फ्री में नहीं मिलेगा किसी को। पीडीएफ का प्राइस 199 रुपये है, परंतु डिस्काउंट है 199। आप रुपए मुझे मत देना, मैंने भारी डिस्काउंट कर दिया है, आपको बहुत कम दामों पर मिल जाएगा। आपको काम क्या करना है, एक बार कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज तो आपको अवश्य रूप से कर लेना है, ताकि ये सोल्व पीडीएफ आपको मिल जाए। पेपर से पहले पूरा रिवीजन आप लोग खुद से कर पाओ मात्र 2 से ढाई घंटे में, ताकि पेपर को पहली बार में आप लोग क्रैक कर पाओ, कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ जाएं। ठीक है, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आगे बात करता हूं तीव्र गति से अन्य सभी क्वेश्चन की। अभी वीडियो धड़ाधड़ आगे तक चलेगी, इसको छोड़ना मत, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस आया, तो यह केरल में आया था, है ना, और ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आया था। ईसाई धर्म फैलाने का काम सबसे पहले ईसा का शिष्य सेंट थॉमस ने ही किया, सबसे पहले केरल में आया। हैसियोग्राफी क्या है, हैसियोग्राफी संत के जीवनी लेखन से जुड़ी हुई है। संत के जीवनी लेखन को हैसियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, तो मैं आपको बता चुका हूँ 25 से 70 ये नहीं थी, बल्कि 35 से 70 आपका होना चाहिए। ठीक, ये नहीं थी, तो नहीं वाला बताना, तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। सभा का सदस्य बनने के लिए घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से राजस्व वसूला जाता हो। उसके बाद अगला यहाँ पर है, लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। श्रेणी का मतलब क्या होता है, श्रेणी का मतलब होता है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी बोला जाता था, है ना। शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट है, मिलान वाला भी यहीं से बनता है, एक तरफ श्रेणी दे देता है, दूसरी तरफ शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को दे देता है, फिर आपसे कहता है मिलान करो। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। इस स्थान को दोस्तों, जो हॉल होता था, इसको मंडप बोलते थे, जहाँ पर लोग किसी विशेष आयोजन के दौरान एकत्रित हो जाते थे, उसको मंडप बोला जाता था। फिर पेपर में दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि गर्भगृह में क्या है, गर्भगृह में देवी या देवता की जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, देवी या देवता की मुख्य स्थान पर जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, उसको गर्भगृह के नाम से जानते हैं। अब ग्राम भोजक को मैंने समझा ही दिया, उत्तर भारत का ये बहुत बड़ा भूस्वामी है, कर वसूलता है, राजा इसको कर वसूलने का काम देता है, न्यायाधीश भी बन जाता है और ये पुलिस भी बन जाता है।
और प्रदक्षिणा पथ क्या है? मंदिर के चारों तरफ जो घूमने या आपके स्तूप के चारों तरफ जो घूमने का स्थान होता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। राइट आंसर मैं आपको मंडप बता चुका हूं। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला? बता चुका हूं आपको। इसमें चोल शामिल नहीं थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? खानकाह का मतलब है जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ पर इनकी बैठक हुआ करती थी, जहाँ पर ये सूफी संत धार्मिक सूफीवादों पर चर्चा किया करते थे, बैठकों का जहाँ पर आयोजन किया जाता था उसको खानकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक, और सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर मैं आपको करा चुका हूँ, 2000 साल पहले शिल्प केंद्र था वाराणसी एक, जहाँ श्रेणी क्या थे? तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। यहाँ से ये क्वेश्चन था, वहाँ पर कट गया था। खानकाहों से क्या अभिप्राय मैंने बताया? तो वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सी विकल्प करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला यहाँ पर देख लो आप लोग, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चोल मंदिर से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल आ गया तो केवल वाले ज़्यादातर आपके गलत होते हैं। केवल ग्रामीण के केंद्र बिंदु थे, नहीं, ये शहरी क्षेत्रों के भी केंद्र बिंदु थे। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल संपन्न हो गए। राजाओं ने भी तो दान दिया था, सिर्फ जनसाधारण से काम नहीं चला, इसलिए भी को उतना करेक्ट नहीं माना जाएगा। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट, बाकी सब कुछ गलत। और चोल मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। यहाँ पर सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। और इससे जुड़े आपके क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा चोल मंदिर से। और क्वेश्चन 3 प्रकार से आपसे पूछ सकता है, भले ही आप लोग इन PYQ को पढ़ लेना, लेकिन तभी भी मैं आपसे कह देता हूँ, कथन कारण वाले रूप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और स्टेटमेंट कई कथन आपके 4 दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको फिर विकल्प दे दिए जाएंगे ABC, बताओ कौन सा सही है। तो वो भी आप लोग कर लोगे। जब ये वाले आपके 1-2 आपके सही होने लगेंगे तो वो भी अपने आप लोग पेपर के दौरान सही कर लोगे। ठीक, तो चोल मंदिर को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया अच्छे तरीके से। चोल मंदिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा चुका है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, करेक्ट बात है। कारण है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की भी थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। यहाँ पर तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ चोल मंदिर वाला अभी। तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। और उस दौरान दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जो दुश्मन हुआ करता था, शत्रु हुआ करता था, वो आक्रमण करता था तो मुख्य लक्ष्य मंदिर को बनाता था, वो मंदिर पर ही निशाना साधता था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, इसलिए शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर ही हुआ करते थे। अब क्वेश्चन पेपर में दूसरे टाइप से घुमा के पूछने का प्रयास करता है आपसे, शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया, क्यों ये शासक करवाते थे? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए करवाते थे, शक्ति और वैभव दिखाने के लिए करवाते थे, पुजारी वर्ग को संतुष्ट और उनका समर्थन पाने के लिए मंदिरों मस्जिदों का निर्माण शासक कराया करता था, अपना फोकस दिखाने के लिए। तीनों बातें आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चोल, चेर, पांड। कौन सा? चोल, चेर, पांड, ये 3 सरदार थे आपके, ठीक है ना। 3 सरदारियों का उदय दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ था, जिनको संयुक्त रूप से संगम कविताओं में मूवेंदार के रूप में जाना गया है। अगला यहाँ पर देखो आप लोग फटाक से, विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत आपके रामानुज ने दिया। किसने? रामानुज ने दिया। वासवन्ना ने क्या किया? इसने एक आंदोलन चला दिया, उस आंदोलन का नाम है वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन वासवन्ना। अल्लभा प्रभु ये भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, अगला यहाँ पर देखो कहता है, इन नायकों में से किसने
नायिकों नहीं यार, ये तो गलत है, नायक नहीं, नाविकों यहाँ पर लिखा होना चाहिए। क्या? नाविकों को कर लेना, नाविक, ठीक, यात्री। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो सभी को पता है वास्को डी गामा भारत में आया था। कब आया था? 1498 में आया था, कालीकट, ठीक। तो इसने ही पार किया था सबसे पहले। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? मलयालम भाषा में किसने प्रयोग किया था? तो चेर वंशों ने किया था। महोदयपुरम, आपने सुना है, महोदयपुरम, ठीक। तो महोदयपुरम संबंधित आपका चेर लोगों से ही है, मलयालम भाषा, ठीक। तो इन्होंने मलयालम भाषा का और लिपि का प्रयोग चेर वंश के लोगों ने किया था। अगला, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के बारे में बताना है। तो यह दोस्तों राइट आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर आ चुका है, कहता है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह किस काल की कृति थी? तो यह आपकी राष्ट्रकूट काल की कृति थी। राष्ट्रकूट प्रधान कौन था? दंती दुर्ग, आपको पता होगा, जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी कराया था। तो पेपर में 2 क्वेश्चन एक ही बार रिपीट हुए हैं, देख लो, यहाँ पर देखना आप लोग। 2016 में इस प्रकार का आया, फिर 2018 में आया कि एलोरा की गुफा भित्ति चित्र विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, किस काल की कृति है? दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ठीक राष्ट्रकूट हो जाएगा आपका। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? गैरिसन नगर का मतलब होता है छावनी से, किलेबंद बसाओ, जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उसको गैरिसन नगर के नाम से जाना जाता है। अगला आपके सामने है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। करेक्ट बात हो जाएगी, आपको बता भी चुका हूँ। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की भी थीं, पर कुछ प्रतिमाएं आपके भक्तों की भी थीं। दोनों बात मैं आपको बता चुका हूँ सोल्व के साथ, ठीक। तो पहला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को, जो कि पेपर में आपके आ चुका है, इम्पोर्टेंट आप लोग कह सकते हो, कथन और कारण। कथन और कारण, पहला कथन यहाँ पर कहता है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। काष्ठ का मतलब है लकड़ी की। पहले जगन्नाथ की प्रतिमा उड़ीसा के स्थानीय लोग बनाते थे। उसका कारण क्या है? उसका बनाने का कारण था जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। कहने का मतलब है जो जगन्नाथ, आज के जो जगन्नाथ है, ये पहले के काल में एक स्थानीय देवता हुआ करते थे। लोग इनकी काष्ठ की प्रतिमाएं बनाया करते थे। आगे चलकर ये विष्णु का रूप इन्होंने ले लिया या लोगों ने मान लिया। दोनों बातें आपकी सही दी गई हैं। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, कहता है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है भाई, ये हमें जानकारी किसके बारे में देती है? तो विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। राइट आंसर आपका हो जाएगा साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में यह जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है। मैं आपको बता दूं, आपके जो पाठ्यक्रम, जो सीटेट एसएसटी का जो सिलेबस है, उसमें आपके 3 से 4 ऐसी कृतियां हैं जो बहुत आपकी दक्षिण भारत की कृतियां हैं, जैसे शिल्पदिकारम है, इलांगो कवि है ना, ऐसे आपकी हैं 3 से 4 मेरे ख्याल से। और कवि हैं, लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं, बुक हैं उनकी, और फेमस कवियों के नाम हैं, है ना, किताब हैं, कृति हैं, क्या है उनके बारे में। और पेपर में एक क्वेश्चन इस प्रकार का हमेशा मेरे ख्याल से देखा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्वेश्चन हमेशा वहाँ से पूछा जाता है। तो 1 नंबर यहीं पर आपका पक्का करना चाहूँगा। किताबों के नाम, उनके लेखकों के नाम, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध किताबें जहाँ से अब तक पेपर में क्वेश्चन आए हैं, वे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अलग थलग आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा, जो पेपर में फंसेगा वही आपको कराऊंगा। चलो करा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसी बात को समझ लो, जैसे किताबें इस प्रकार का पेपर में आता है और उनके लेखक आते हैं, तुरंत मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ भी लिया, ठीक। तो मेघदूत किसकी किताब है? मेघदूत दोस्तों कालिदास की किताब पेपर में आया करेगी।
हर्षचरित को कर देना है बाणभट्ट के साथ। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। आर्यभट्टियम किताब आर्यभट्ट की हो जाएगी। आर्यभट्ट ने पाई की खोज करी, जीरो की खोज की। सुश्रुत संहिता आपकी सुश्रुत की किताब हो जाएगी। पेपर में यह क्वेश्चन आपके आ चुका है, तो आप लोग चीज़ों को समझ चुके हैं। अब उसके बाद मैं ढूंढ लेता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पेपर में ये वाला भी आ चुका है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो इसने हर्षचरित की रचना कर दी। अश्वघोष ने क्या किया? बुद्धचरित की रचना कर दी। हरिसेन कौन था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति की रचना करी। इलाहाबाद की प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की। रविकीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय की की प्रस्तुति लिखी, रविकीर्ति ने लिखी। ये दक्षिण भारत से रिलेटेड था। इसका आंसर भी मैंने सामने लिखा है, परंतु मैं आपको रिवीजन वीडियो में सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक। और मैं देख लेता हूँ, जैसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो और मुख्य चीज़ें हैं, फिर मैं आगे आपसे बात कर लूँगा। शिल्पाधिकारम क्या है, इसको समझो। 1800 साल पहले रचा गया। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन छपेगा, या तो किताब में छपेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। शिल्पाधिकारम क्या है? 1800 साल पहले रचा गया। इलांगो कवि ने रचना इसकी की। तमिल महाकाव्य है। कोवलम नाम के व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी तथा नर्तकी माधवी की इसमें कहानी है। शिल्पाधिकारम किसने लिखा? इलांगो ने लिखा। मणिमेखलई दूसरी किताब है, तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें कौन है? कोवलम है। कोवलम कौन है? व्यापारी है। माधवी कौन है? एक नर्तक या उसकी प्रेमिका, उसकी बेटी की कहानी। इसको 1400 साल पहले सतनार ने लिखा। अब दो व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं। एक तो सतनार आ चुके, जिन्होंने मणिमेखलई लिख दी 1400 साल पहले। दूसरा आपका है शिल्पाधिकारम, 1800 साल पहले लिख दिया। किसने लिख दिया? इलांगो नाम के कवि ने लिख दिया। ये दोनों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन फटाक से देख लो। निम्नलिखित में से कौन से प्रख्यात महाकाव्य शिल्पाधिकारम के विषय में सही है? अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये सारे आपके कथन थे, नीचे आपके यहाँ पर फिर विकल्प दिए गए। मैंने विकल्प को रिमूव करके डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दिया, ठीक। शिल्पाधिकारम, तो इलांगो कवि ने शिल्पाधिकारम लिखा, तमिल भाषा में है, करेक्ट। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी, माधवी की बेटी की कहानी और कोवलम की ये मणिमेखलई में है। किसमें है? मणिमेखलई में है, ठीक। मणिमेखलई में है, ना कि शिल्पाधिकारम में। सी इसलिए गलत है। 500 वर्ष पहले इसकी नहीं की गई थी, यह आपकी 1800 वर्ष पहले। कब? 1800 वर्ष पहले की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। जितने भी मित्र संघर्षशील हो, रात में जगने की आपकी औकात है, पेपर को पहले बार में पास करना है, थोड़ा संघर्ष कर लो मेरे कहे अनुसार, तो आपके पेपर में पहली बार में आप पास हो जाओगे, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि सबसे मुख्य समस्या लोगों की सामाजिक विज्ञान में रहती है, उसी को मैंने सरलता का रूप दे दिया है। तो ये वाली पीडीएफ फटाक से इस नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर लो। फटाक से एक बार एक नज़र गड़ाओ, एक नज़र डालो इन पर, फटाक से पढ़ो, फटाक से सारा काम आपका तुरंत हो जाएगा पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन। अब मणिमेखलई से पेपर में क्वेश्चन आया है, तो तमिल में लिखा गया, बता चुका हूँ। सतनार ने लिखा, बता चुका हूँ। कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, बता चुका हूँ। 2500 वर्ष पहले इसको नहीं लिखा गया, इसको दोस्तों 1400 वर्ष पहले लिखा गया, ठीक। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब पेपर में आपने जैसे डी को गलत कर दिया, तो फिर कैसे करोगे? जैसे डी इसमें है, इसमें है, इसमें है, हटेगा, ए बी सी आपके सामने बचेगा, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और मैं देख लेता हूँ, तो मैंने किताबों जितनी भी तमिल आपकी कृतियाँ थीं या जो व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई किताब थी, उनको भी मैंने यहीं पर बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करूंगा ये सारी चीज़ आपको बेहतर से बेहतरीन ढंग में समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक करो। मैं गला फाड़ के आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। और नए मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना, ठीक। चलो मैं आगे अब बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान वाला आपके सामने है। तो बेरीगाचा क्या है दोस्तों? यह एक भरूच, ठीक। श्रेणी क्या है? श्रेणी आपका शिल्पकारों या व्यापारियों के संघ को श्रेणी के नाम से बोलते हैं। एरिटाइन एक लाल चमकदार मुहर लगे बर्तन आप लोग कह सकते हो इस प्रकार से। गृहपति कौन है? स्वतंत्र कृषक, मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से हो जाएगा मिलान। अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में सही बताओ। अधिरचना का भार शिखरों पर डाला गया, शिखरों पर नहीं डाला गया, ठीक। ये बात गलत है। निर्माण में बलुआ पत्थर व
पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, ये भी गलत है। दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया पुनः ग्राम भोजक के बारे में नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूँ ग्राम भोजक पुलिस का काम भी करता था, न्यायाधीश का भी काम करता था, लेकिन लिखा है नहीं करता था, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता है नील खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ थीं। नील की खेती आपकी निज और रैयती तरीकों से की जाती थी। निज का मतलब था खुद किसान करता था, निज का मतलब निज का मतलब प्राइवेट तरीके से, रैयती का मतलब खुद किसान करते थे। ठीक, उसके बाद अगला देखो, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से क्या अपनाया। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए अंग्रेजों ने दोस्तों सर्वेक्षण करने की प्रथा को अपना लिया। सर्वेक्षण करेंगे फिर उस क्षेत्र को हथिया लेंगे। ठीक, ऐसे इन्होंने किया अपना काम। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। बिल्कुल की, क्योंकि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्टर अपना काम चला सकें, इसलिए इन्होंने फैक्ट्री वहाँ पर खोली। उसके बाद अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खाली जगह बंगाल दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ईस्ट इंडिया ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई है ना, तो इन्होंने बंगाल की दीवानी का उपयोग किस काम के लिए किया, तो इन्होंने अपना काम दोस्तों भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए किया। सी विकल्प करेक्ट आंसर। ब्रिटेन में इनके छीमयान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडार को संरक्षित करने के लिए, ये आपका सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ था दोस्तों, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। सस्ते मजदूर उपलब्ध नहीं। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, ये भी नहीं होगा। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के विकास के साथ भारत में कौन सा परिवर्तन आया, इसके सामने परिवर्तन आया, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ठीक, तो यहाँ पर सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको बताया हूँ, ये बाजार नहीं बन गया बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भू राजस्व का कौन सा ऐसा समझौता था जिसमें तालुकदार या राजाओं को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, उसको बोलते हैं स्थायी समझौता। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बंदोबस्त को शुरू किया था। ठीक है ना। महलवाड़ी 1822 में आपका शुरू किया होल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत में, और स्थायी बंदोबस्त आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया। रैयतवारी आपका मद्रास में लागू किया गया था। डायरेक्ट किसानों से कर वसूला जाता था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दोस्तों महलवारी बंदोबस्त में सौंपी गई थी। रैयतवारी में जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, खुद किसान, खुद किसानों को ही कर देना पड़ेगा। स्थायी बंदोबस्त में किसको जिम्मेदारी सौंपी गई, राजाओं को, तालुकदारों को, जमींदारों को मान्यता इसमें दी गई थी। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि, सहायक संधि कौन लाया था, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का माना जाता है। तो इसने भारतीय शासकों को बाध्य करना शुरू कर दिया था। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके रखरखाव का खर्च उन्हें खुद वहन करना होगा, यानी कि राजा को वहन करना होगा। ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। वे अपनी स्वतंत्र सेना नहीं उनको स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार ही छीन लिया गया। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। ये भी गलत।
नीचे का भी पढ़ लेता हूँ, सारे एक से लग रहे हैं। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, नहीं रखेंगे। पहला वाला ही इस क्वेश्चन का जवाब सही है। देखो सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि का मतलब है कोई भी भारत का जो शासक है वो स्वतंत्र सेना नहीं रखेगा, ठीक है ना, उसको अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। जितना भी खर्च आएगा सैनिकों पर वो राजा को स्वयं देना पड़ेगा। तो ये था आपकी सहायक संधि। उसके बाद सर्वोच्चता का दावा क्या है? अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति क्या है? यहाँ से पेपर में बनता है क्वेश्चन। तो इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। ये बात करेक्ट है, ये सर्वोच्चता की नीति है। और वो किसी को धमकी देने का अधिकार भी अपने पास रखती थी, अधिग्रहण करने का भी अपने पास अधिकार रखती थी। इसी को बोलते हैं सर्वोच्चता नीति। ठीक, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला यहाँ पर कहता है आपका कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? सूती कपड़े को कैलिको के नाम से जाना गया। उसके बाद अगला आपके सामने है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो यह विकास आपका सूरत, मद्रास, कोलकाता, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर आप लोग देख लो, महलवारी पूछा और रैयतवारी आपसे दो पूछे हैं, महलवारी और रैयतवारी। यहाँ पर समझो, महलवारी प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। करेक्ट बात। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के लिए संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, कथन कारण बिल्कुल करेक्ट आपके दिए गए हैं। ठीक, अगला यहाँ पर है आपका भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के बारे में। यह कैसी अदालत? दीवानी अदालत की यहाँ पर बात की गई है, परंतु यहाँ पर कथन में लिख दिया ये फौजदारी अदालत है। फौजदारी कैसे हो जाएगी जब दीवानी अदालत की बात की जा रही है? ये गलत है आपका और सब सही हो जाएगा। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दादन व्यवस्था के बारे में। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम बुनकर और सौदागर अर्थात व्यापारी के बीच का एक व्यापार को बताता है दादन व्यवस्था। जैसे यहाँ पर आपको उत्तर देना है, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है, बेचा नहीं जाता है, गलत। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका दादन व्यवस्था से दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझो, यहाँ पर इसको समझ लो, फिर से दोबारा समझ लो। यह व्यवस्था भारत के बड़े उद्योगों में नहीं बल्कि छोटे में प्रचलित है। ए गलत हो गया, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है, उसे तैयार माल प्राप्त होता है, बुनकर को देता है। बी सही है, इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में काम करते हैं, घर पर करते हैं। बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे। करेक्ट बात हो जाएगा। इसमें होने वाले लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। दोनों बातें आपकी करेक्ट दी गई हैं। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में क्या परिवर्तन आए? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, गलत। डिजाइनों की बहुलता और शिल्पकारों में कलात्मक बढ़ोतरी, गलत। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ए और डी इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक, ए डी जवाब है, ए डी, ए और डी, ए डी बस। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा बताओ? तो उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, उनकी गतिविधियां जो थी वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी।
ब्लैक फुट इंडियन क्या है? ब्लैक फुट इंडियन दोस्तों उत्तरी अमेरिका के एक देसी जनजाति आप लोग कह सकते हो। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला रिकॉर्ड लिखित क्यों नहीं रखते हैं बताओ? वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो यह लिखते हैं बातचीत परंपराओं का इस्तेमाल करके। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहता है बरड़ों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? आदिवासी लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। बरड़ों में जातियां इसलिए उत्पन्न हुई। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? खेल में किसको विभाजित किया गया है? तो अहोम को। अहोम को खेल में विभाजित किया गया है। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर पठार के पास मुंडा जनजाति आपकी निवास करती है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को दोस्तों औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता अहोम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत वाला बताना है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, करेक्ट बात हो जाएगी। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक नहीं इनको खेल कहा जाता था, ये गलत बात हो जाएगी। बी यहाँ पर कैसा है? गलत अर्थात सही। और अहोम समाज बहुत परिष्कृत था। भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी, बात करेक्ट है। नहीं वाली बतानी है तो नहीं वाली दूसरी बात आपकी हो जाएगी। पाइक क्या था? मैं आपको बता चुका हूँ, जबरन जिन लोगों से मजदूरी कराई जाती थी, जबरन श्रमिक कराई जाती थी, उनको पाइक बोला जाता था। अगला, मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है कौन सा जनजातीय समूह? तो भोटिया आपके उत्तराखंड में संकेंद्रित हो जाएगा। अगला देखो, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? तैल चित्र, तैल या तैलीय ऑयल पेंटिंग, ठीक। अगला देखो, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? अब गलत वाला ढूंढना है। समकालीन इतिहासकारों मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, ये बात सही हो जाएगी। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा, इन्होंने लिखित नहीं रखा, ये पढ़े लिखे होते नहीं हैं, है ना, ये बात गलत आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। बी गलत है। अब गलत वाला ही आपको बताना है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, बात करेक्ट हो जाएगी। जनजातीय समाज विविध किस्म की जरूरतों के लिए थी, ये बात करेक्ट है। गलत मैंने कौन सी कर दी? मैंने गलत यहाँ पर कर दी बी को। बी आपकी गलत है क्योंकि लिखित दस्तावेज ये लोग नहीं रखते थे और नहीं वाला ही आपको बताना है। तो कौन सा होगा? तो बी विकल्प आपका हो जाएगा। उसके बाद 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? कश्मीर के बकरवाल, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, कश्मीर के बकरवाल, कुल्लू के गद्दी। तो राइट आंसर बकरियों हैं, तो क्या बकरवाल हो जाएगा? कश्मीर के बकरवाल हो सकता है आपका राइट आंसर। सी विकल्प ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, कल या परसों के पेपर में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य छपा मिल जाएगा। अब घासीदास को समझो, इन्होंने सतनामी आंदोलन शुरू किया। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन या स्वाभिमान आंदोलन। ड्रोजियो ने क्या किया? यंग बंगाल आंदोलन। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन। इस प्रकार से मिलान यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको 5 से 6 व्यक्तियों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जहाँ से पेपर में दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फटाक से कराऊंगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जल्दी कराने का प्रयास करता हूँ जो पेपर में आपको छपे मिल जाएंगे। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने स्थापना की। उसके बाद मिलान वाला क्वेश्चन पेपर में आपसे बनेगा पंडिता रमाबाई से। तो पंडिता रमाबाई ने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, ठीक। और ये पंडिता रमाबाई संस्कृत की विदुषी महिला थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों
कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके किसने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज़ अली ने यह कहा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कथन के रूप में भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। करेक्ट। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। करेक्ट। उसने निम्न जातियों की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब नहीं लिखी, बल्कि उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी। ये सी गलत हो जाएगा, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पुनः है, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी और उन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की। ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। ठीक। एक क्वेश्चन पेपर में आता है, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखी? ताराबाई शिंदे महिला ने इस किताब को लिखा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पेपर में यह भी आता है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 और 16 वर्ष रखी गई। पुनः 1929 में ये आयु वाला बाल विवाह अधिनियम आया था 1929। ठीक, याद रख लेना। उसके बाद पेपर में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि वेद समाज से प्रेरित कौन था? तो ब्रह्म समाज वेद समाज से प्रेरित था। ठीक है ना। और क्वेश्चन एक पेपर में बहुत रिपीट करता है, कौन उपनिषद में आस्था रखता था? तो ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता था। हेनरी ड्रेजियो ने कौन सा आंदोलन के नेता थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के ये नेता थे। मैं फटाक से आपको बताऊंगा सारी चीज। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? जाति उन्मूलन के लिए की गई। बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति उन्मूलन के लिए इसका उद्देश्य था। उसके बाद फटाक से आगे देख लेता हूं। ये कुछ व्यक्ति हैं आपके, जहां से कल या परसों के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था और इन्होंने दोस्तों चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में काम किया। ठीक, पहली बात क्लियर। दूसरा आपका व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मतुआ पंथ वाला हरिदास ठाकुर। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों पर सवाल उठाए। उसके बाद नारायण गुरु को मत छोड़ना एझावा जाति के थे। इनका नारा पूछा जाता पेपर में, और कुछ नहीं पूछा जाता। ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यानी, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? फिर उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं कि किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ में काम किया और सतनामी आंदोलन शुरू कर दिया? घासीदास का नाम याद कर लेना। एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। उसके बाद एक जाति एक धर्म का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। सतनामी आंदोलन का गठन किस सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के बीच में यह किया गया। ठीक। उसके बाद मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। दोनों बातें आपकी सही है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अब ज्योतिबा फूले को एक नज़र में इनको भी समझ लो, फटाक से समझो, क्वेश्चन के माध्यम से समझो, थ्योरी को मत लो क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। तो फूले ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई करी, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं। ठीक। उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद के ये आलोचक थे उस दौरान। और इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी लिखी, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के लिए नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका, है ना, अमेरिका के लिए लिखी, दक्षिण अमेरिका के लिए, ना कि दक्षिण अफ्रीका के लिए। ठीक, तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 की किताब समर्पित किसको की गई? तो यह किताब अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित की गई। गुलामगिरी लोगों को समर्पित की गई। पेपर में एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। तो किताब में विस्तार से वर्णन है कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक आंदोलन को लड़ा। ठीक, गुलामगिरी किताब फिर से पूछा ज्योतिबा फूले, और इनकी एक किताब हमेशा ख्याल में रख लेना, काश्तकार का चाबुक भी ज्योतिराव फूले की ही किताब है। ठीक, अब अंबेडकर को समझ लेते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने चलाया था 1927 में। सबसे पहले 27 से 35 के बीच में इन्होंने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे। क्यों चलाए थे? ये जानना चाहते थे समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ठीक, उसके बाद पेरियार आ गए। ठीक है ना, पेरियार सन्यासी थे। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था और ये वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, मनु संहिता भगवत गीता रामायण के। अब
क्वेश्चन पर एक नज़र डालते हैं। तो अंबेडकर ने 27 से 35 के बीच में 3 मंदिर आंदोलन चलाए। ये दिखाना चाहते थे जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। दोनों आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। क्या साधन बना? जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने का साधन बना। ठीक। रामास्वामी मनु संहिता भगवद गीता के कट्टर आलोचक थे और इन्होंने देखा कि जो ये ग्रंथ हैं आपके, रामायण है, भगवद गीता है, ये आपके ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दोनों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो ये वाली पीडीएफ मेरे कहे हिसाब से आप लोग ले लेना। 7 फरवरी को पेपर है, 8 फरवरी को पेपर है। 7 वालों के पास कम टाइम है, 8 वालों के पास ज़्यादा टाइम है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोग 2 घंटे मेरे कहे अनुसार दे देना ताकि आपका भला हो जाए। और नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को पीडीएफ पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ फटाक से प्राप्त कर लो। पेपर से पहले अंतिम रिवीजन कर लो। सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, इससे बेहतर कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक। तो अंतिम वीडियो यह है आप लोगों के लिए। तो सब कुछ मैंने बता दिया, वहीं से आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेना। एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। ठीक। विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज आपके राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ऐसे क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सतनामी आंदोलन घासीदास के साथ मिलान करो, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के साथ, मंदिर प्रवेश अंबेडकर के साथ, स्वाभिमान आंदोलन को पेरियार के साथ। तो मैं बहुत कुछ आपको बता चुका हूं और क्वेश्चन पेपर में आएगा। मतुआ पंथ का मिलान हरिदास ठाकुर के साथ कर दो, सत्यशोधक का मिलान ज्योतिबा फूले के साथ कर दो, सतनामी का मिलान घासीदास के साथ कर दो, स्वाभिमान का मिलान ईबी रामास्वामी के साथ कर दो। तो कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात तीव्र गति से करता हूं। तो फटाक से इन पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, अंतिम रिवीजन करने वाले संघर्षशील हमारे प्रिय मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। करेक्ट। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। दोनों करेक्ट आपके यहाँ पर जवाब हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया करता है पेपर में, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। बात ये आपकी करेक्ट हो जाएगी, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कथन और कारण पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर कहता है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा संगीत शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। सही बात हो जाएगी। क्यों इनकी भाषा समृद्ध और विशिष्ट होती है? इसका कारण है जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी, पूरे कुनबे की संपत्ति ये लोग मानते हैं, जिनका उपयोग सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं, इसलिए बहुत समृद्ध और विशिष्ट इनका होता है। तो यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। अगला यहाँ पर देखो, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संघनता सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी भारत में आपके आदिवासी लोग सर्वाधिक रहते हैं। पूर्वी भारत में चिनूक स्थानीय पवन चलती है। चिनूक स्थानीय पवन आपकी प्रेरी उत्तरी अमेरिका में यह पवन चलती है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो कई बार आपको बताया हूँ, बाह्य वायुमंडल को याद कर लेना, क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाओं को आप लोग याद कर लेना, आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ। समताप मंडल में ओजोन परत हवाई जहाज उड़ता है, मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाता है, सब कुछ बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ। ठीक। अगला देखो, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे है? तो यह आपका कावेरी नदी पर है। अगला देखो, मनाकी पर्वत हवाई द्वीप किस सागर के नीचे है? इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है, तो यह आपके प्रशांत महासागर में है। अगला देख लो आप लोग, कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? नहीं वाला बताना है। अनुप्रस्थ भी, पृष्ठीय भी, अनुदैर्घ्य भी तरंगे होती हैं, परंतु पोताश्रय कोई भी आपकी तरंग नहीं होती है। ठीक। अगला यहाँ पर देख लो मित्र, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो जीव मंडल या बायोस्फीयर इसको बोलते हैं। बायोस्फीयर एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर दोस्तों हवा भी होनी चाहिए, हवा के साथ पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए और उसके साथ स्थल होना चाहिए। जहाँ पर ये तीनों चीज होती हैं वहीं पर मानव, जानवर, पशु पक्षी सब लोग निवास करते हैं।
बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। अगला देखो, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बाह्य वायुमंडल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यह एक लौटने का समय होता है, मानसून के लौटने का समय, मतलब कि टाइम होता है। तो स्थल से सागर की ओर जाती है, स्थल से सागर की ओर जाती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पहला वाला कथन सही हो जाएगा। ठीक, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद भारत में शरद ऋतु के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है। तो शरद ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं? नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं वर्षा के मौसम को। किसको? वर्षा के मौसम को बोलते हैं। पहली बात गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। स्थल की ओर नहीं बहती है भाई, स्थल की ओर तो ये वर्षा मौसम की बात यहाँ पर भी की गई है। इसको तो दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। ठीक, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये तीनों बातें किसके बारे में है? ये तीनों बातें आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। तीनों बातें किसके बारे में? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। शरद ऋतु के बारे में एक भी कथन यहाँ पर नहीं है। तो तीनों कैसे हैं? तीनों आपके गलत हैं। सिंपल सी बात। आगे बात आ जाओ। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती हैं। डॉल्फिन के बारे में बताओ। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है, स्वच्छ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन से पता चलता है जल की शुद्धता का। तीनों बातें आपकी करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी। अगला देख लो, यहाँ पर बायोगैस किन गैस का मिश्रण है? बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। आगे अटलांटिक महासागर के बारे में है भाई। तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है ये दंतुरित है, अनियमित है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देख करके जाना आप लोग। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। जो धारा आपकी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है वो गर्म होती है, जो ध्रुवों के पास होती हैं वो ठंडी होती हैं। और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न कई लोगों को होता है, कई लोगों से मेरी कॉल पर बात हुई है, वो बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि गर्म धारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाती है कि उच्च से निम्न, उनमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। इस कन्फ्यूज़न को एक चित्र के माध्यम से आपका दूर कर देता हूँ और पूछे गए सारे क्वेश्चन एक साथ यहीं पर निपटा दूंगा। यहाँ पर 2 पॉइंट को आप लोग समझो महासागर की धाराओं को। पहली धारा आपकी है गरम धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है। तो गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होगी, पहली बात क्लियर। ध्रुवों की ओर जाएगी। कहाँ जाएगी? जैसे गर्म कोई चीज़ होती है वो ऊपर उठती है, ऐसी ट्रिक आप लोग बना लो। भूमध्य रेखा आपकी बीच में है, यहाँ पर जितनी भी धाराएं होंगी तो ये कहाँ पर जाएंगी? ध्रुवों की ओर। ये आपके ध्रुव हैं, यहाँ पर भी ध्रुव हैं। ठीक, तो गर्म आपकी ऊपर या नीचे अर्थात उच्च अक्षांश की ओर जाएगी। अब आपको अक्षांश पता है, यहाँ पर आपके सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक बीच में आपका 0 होता है। तो उच्च अक्षांश कहाँ पर है? ध्रुवों के पास उच्च अक्षांश है। तो यह गर्म धारा कहाँ पर जाएगी? निम्न से। निम्न अक्षांश बीच वाला क्षेत्र होता है, निम्न अक्षांश, ये बीच वाला निम्न है, ऊपर वाला आपका उच्च होता है। तो निम्न से उच्च की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर कौन प्रभावित होगी? गर्म होगी। निम्न से उच्च की ओर यह जाएगी। अब ठंडी को समझ लो। ठंडी धारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश या उष्ण कटिबंध की ओर जाती है। जैसे यहाँ पर चित्र बना लूँ, ठंडी धाराएं यहाँ पर उत्पन्न होंगी, ध्रुवों पर आपकी उत्पन्न होगी। तो ये धाराएं आपकी ऊपर हैं अर्थात उच्च पर हैं। ठीक, अब उच्च से ये निम्न की ओर जाएंगी अर्थात उष्ण कटिबंध बीच वाले इलाके निम्न अक्षांश के पास आने का प्रयास करेंगी। अब जहाँ पर गर्म व ठंडी मिलती हैं वह स्थान आपका मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जापान का आसपास का क्षेत्र है, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है। जहाँ पर गर्म ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है जो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूँ पेपर में इस टाइप का आया करता है कि
और विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पर है? जहाँ पर गर्म व ठंडी धारा मिलती है, तो वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक आपकी पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पेपर में जैसे ये आया, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। ठंडी धाराएं ध्रुव पर होती हैं, है ना, अर्थात उच्च अक्षांश पर होती हैं, तो ये उच्च अक्षांश से निम्न या उष्णकटिबंधीय अक्षांश की ओर ये जाएंगी। पहली बात क्लियर। लेब्राडोर गर्म नहीं, ये ठंडी है, ठीक, बी आपका गलत हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म ठंडी मिलती है वह स्थान मछली के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ए और सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेब्राडोर कैसी धारा है? आप कहोगे एक ठंडी धारा हो जाएगी, ठीक। तो आंसर के साथ ये वाली पीडीएफ में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सारी चीज एकदम अच्छे ढंग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको बनाए रखता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसी बहती है बताओ? पवन आपकी कैसी बहती है? कई बार बताया हूँ, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यार, मेरा दिमाग जो है ना ये पढ़ा पढ़ा के एकदम वैसा हो चुका है। अब मेरे से कुछ गलतियां हो जाएं तो उनको मुझे माफ़ कर देना मित्र, क्योंकि बता बता कर थोड़ा अंदर से पता नहीं कैसा लगने लगता है कि शब्द आपके थोड़े उलटफेर होने लगते हैं। शब्दों को मैं गलत पढ़ सकता हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो आपका अभी बहुत लंबा खिंचने वाला है, ठीक, लेकिन आप पढ़ लेना, आप लोग समझदार हो, मुझे माफ़ कर देना, ठीक। कोई भी शब्द मैं गड़बड़ पढ़ दूं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि घंटों तक लगातार पढ़ाने से ऐसा हो जाता है, ठीक। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन बोलते हैं, ठीक। पवन कैसी बहती है? उच्च से हमेशा निम्न की ओर पवन आपकी बहती है। और पवन को समझ लो, पवन आपकी 3 प्रकार की होती है। एक आपकी स्थायी पवन होती है, एक आपकी स्थानीय पवन होती है, लोकल पवन स्थानीय क्षेत्र की पवन होती है, और कौन सी होती है भाई? एक आपकी मानसूनी पवन या मौसमी पवन बोलते हैं। इन 3 पवनों को करा दूं, इनसे जुड़े क्वेश्चन भी करा दूं, ताकि 1 नंबर यहीं पर आपका पक्का हो जाए। और ये वीडियो अभी बहुत आगे तक चलेगी, इसलिए दिल थाम के, दिल खोल के, समझ के समझो, समझ के समझो, अच्छे से समझो। यहाँ पर आपको 3 प्रकार की पवन को फटाक से बताना चाहूँगा। सबसे पहले पवन को समझो आखिर होती क्या है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार की आपकी बताई गई है। पहला प्रकार स्थायी पवनें, व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पूर्वी पवनें स्थायी हैं। ये पूरे वर्ष लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, पहला करेक्ट। उसके बाद मौसमी पवनें क्या हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं ऋतुओं के अनुसार। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन इसका उदाहरण हो जाएगा। स्थानीय पवन, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती है। स्थल की पवन या समुद्र की समीर की पवन। अब इनसे जुड़े क्वेश्चन एक नज़र में करा दूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती, कैसी बहती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, ठीक। और ये पता होना चाहिए आपको, जहाँ पर कम तापमान होता है वहाँ पर वायु आपकी ठंडी होती है। ठंडी वायु हमेशा नीचे बैठती है, गर्म वायु हमेशा ऊपर बैठती है। ठंडे क्षेत्रों में वायु कैसी होती है? भारी होती है। दोनों आपके करेक्ट यहाँ पर जवाब हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद मैं पवन की बात आपसे कर रहा था, जैसे पवन के बारे में स्टेटमेंट आपसे पेपर में कल को परसों क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे स्टेटमेंट आपको दे देगा, फिर विकल्प में से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वही सब कुछ आपको करा रहा हूँ एक अंतिम वीडियो के रूप में, ताकि सभी की मदद हो सके, ठीक। तो पवन, मानसूनी पवनें मौसमी पवन का उदाहरण है, करेक्ट हो जाएगा। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक। ये मौसमी पवन की बात नहीं है, ये स्थायी पवन जो लगातार निश्चित दिशा में चलती है उनको स्थायी बोलते हैं। स्थल समुद्र पवन ये स्थायी नहीं बल्कि ये स्थानीय है, लोकल पवनें हैं, ये लोकल पवन आपकी हो जाएगी। तो केवल और केवल ए करेक्ट हो जाएगा, केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक। उसके बाद स्थायी पवन आपसे पूछा, चौथा सही है। व्यापारिक और पश्चिमी पवनें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। व्यापारिक पवन के बारे में यहाँ पर तीसरा सही है। व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर आपकी चलती हैं। मौसमी पवन का उदाहरण बताना है तो भारत की मानसूनी पवन कैसी हो जाएगी? मौसमी पवन हो जाएगी। अब स्थायी पवन नहीं वाला बताना है
तो तीसरा मानसूनी पवन कैसी है, आप कहोगे ये तो आपकी मौसमी पवन है, मौसमी पवन है। और स्थायी पूछा गया, पश्चिमी पवन स्थायी, पूर्वी पवन भी स्थायी, व्यापारिक पवन भी स्थायी है। अब लू क्या है बताओ, लू कैसी पवन है, लू आपकी स्थानीय पवन है। ठीक, तो पवन को मैंने यहाँ पर निपटा दिया पूरा अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो बिल्कुल सोल्व क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका मैं अंतिम रिवीजन यहाँ पर करा भी रहा हूँ, अगर खुद से आपको करना है तो आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है। सनराइज का मतलब होता है उभरते हुए उद्योग जो तेजी से विकसित हो रहे हों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपका सनराइज उद्योग हो जाएगा। नौकायान में सहायता करता है जहाज़ों को, तो उच्च ज्वारीय क्षेत्र इसको सहायता करता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, मरुस्थल कौन सा उदाहरण है, मरुस्थल, तो लद्दाख आपका मरुस्थल हो जाएगा। कैसा मरुस्थल है लद्दाख, लद्दाख आपका ठंडा मरुस्थल का उदाहरण हो जाएगा। कोलकाता स्थित है, कोलकाता कहाँ पर स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता आपका स्थित हो जाएगा। कलकत्ता आपका हुगली नदी के किनारे। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे अधिक आपकी एशिया में है। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास क्या हैं, गंपास ये दोस्तों बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिरों को लद्दाख में गंपास के नाम से जाना जाता है। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, इस्पात को उद्योगों का रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। जुलू क्या है बताओ, जुलू एक दक्षिण अफ्रीका का एक नृत्य है, जुलू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली लेह मार्ग हो जाएगा, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका आता है। जनसंख्या घनत्व से मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पृथ्वी के वृक्ष नहीं है, पृथ्वी के क्षेत्र के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये वाला जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने, दवा, भोजन, कपड़े पहुंचाने के लिए वायु मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान था, क्यों था, क्योंकि नदी चित्र वहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं नदियों, मगरमच्छों, पशु बकरियों के, इसलिए दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे।